आज मैं 2015 में रिलीज हुई मूवी टेल ऑफ टेल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में 3 अलग अलग कहानियां बताई गई है। पहली कहानी में हम ट्रिलिस नाम का एक राज्य देखते हैं। अब राज्य है तो राजा और रानी भी होंगे। वो दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश दिख रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि रानी को एक अजीब तरह की बीमारी है जिस वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। इस वजह से रानी काफी उदास रहती है। अपनी रानी की ऐसी हालत देखकर राजा ने एक से बढ़कर एक डॉक्टर और वैद्य को रानी की बीमारी के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा और रानी की इस समस्या को दूर नहीं कर सका। इसके बाद राजा ने अपने रानी को खुश करने के नए नए तरीके अपनाने शुरू किए। एक दिन राजा ने रानी के मनोरंजन के लिए अपने पैलेस में सर्कस वालों को बुलाया। तभी अचानक रानी ने नोटिस किया कि उनमें से एक औरत प्रेग्नेंट है। ये देखकर रानी फिर से दुखी हो गई और गुस्से में कमरे की चीजों को तोड़ने लग गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपनी रानी के पास गया और उससे वादा किया कि रानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बाद में देर रात को एक जादूगर उनके महल में आया जिसने ये दावा किया कि वो रानी की समस्या को सॉल्व कर सकता है। ये सुनकर राजा ने उसे याद दिलाया कि काफी सारे लोग पहले भी इसकी कोशिश कर चुके हैं लेकिन नाकाम रहे थे। जादूगर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि रानी बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि राजा उसके लिए किस हद तक जा सकता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब उस जादूगर ने बताया कि उसके सालों के अनुभव और प्रकृति की जानकारी के अनुसार दुनिया में संतुलन बनाए रखना होगा, यानी कि अगर राजा को एक नन्ही जान चाहिए तो उन्हें उसके बदले में किसी की कुर्बानी तो देनी ही होगी। हालांकि राजा और रानी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे तो उन्होंने उस जादूगर की बात मानने का फैसला किया। इसके बाद जादूगर ने बताया कि राजा को समंदर में रहने वाले एक मॉन्स्टर को मारकर उसका दिल लाना होगा। इसके बाद किसी अनमैरिड लेडी को वो दिल पकाना होगा और फिर रानी को उस दिल को खाना होगा। ऐसा करने से रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये सुनते ही राजा ने इस काम को करने के लिए हाँ कर दी और उस मॉन्स्टर का शिकार करने की तैयारी करने लग गया। अगले ही दिन राजा अपने मिशन के लिए रवाना हुआ और उसे एक नदी में ही वो मॉन्स्टर मिल भी गया। जब वो मॉन्स्टर सो रहा था तभी राजा पानी के अंदर गया और उसने उस सोए हुए मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। हालांकि राजा उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब तो हो गया, लेकिन इस चक्कर में वो खुद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। राजा की हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी मरने से पहले उसने रानी को उस मॉन्स्टर का दिल सौंप दिया। इसके बाद रानी उस दिल को एक कपड़े से ढक कर महल में लौटी। महल में एक नौकरानी थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और शर्त के मुताबिक उस नौकरानी ने रानी के लिए उस दिल को पकाया। जब वो उस दिल को पका रही थी तभी उसे अजीब महसूस होने लगा और अचानक वो प्रेग्नेंट हो गई। जल्द ही रानी ने भी उस दिल को खाया और वो भी फाइनली प्रेग्नेंट हो ही गई। अगले सीन में हमने देखा कि रानी और उस नौकरानी ने एक साथ एक ही दिन अपने बच्चों को जन्म दिया, इसीलिए उन दोनों की उम्र भी सेम ही थी। रानी के बेटे का नाम इलियास था, वहीं नौकरानी के बेटे का नाम जोना था। फिर हमने सीधा 16 सालों बाद का समय देखा जहां दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे। रानी अपने बेटे इलियास के साथ काफी खुश थी। उसका मानना था कि उसे एक नया जीवन मिल गया। हालांकि वो दोनों लड़के एक ही दिन पैदा हुए थे, इसके अलावा वो दोनों दिखते भी सेम ही थे और वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। उन दोनों के बाल सफेद थे जो कि उस मॉन्स्टर की छवि को दर्शाता है। उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन वहीं रानी को उनकी दोस्ती से इतराज था, क्योंकि उसके हिसाब से एक रानी के बेटे को एक नौकरानी के बेटे से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इलियास ने अपनी माँ की इस बात को नजरअंदाज किया और जोना से मिलना जारी रखा। फिर बाद में हमें ये भी पता चला कि वो दोनों लड़के पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। अगले सीन में रानी ने अपनी नौकरानी को धमकी दी कि अगर उसने उसके बेटे को राजकुमार से मिलने से नहीं रोका तो उसे और उसके बेटे जोना को राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी इलियास और जोना ने एक दूसरे से मिलना बंद नहीं किया। फिर एक दिन जोना ने इलियास के कपड़े पहन लिए और रानी के पास चला गया। जब रानी को इस बात का पता चला तो उसने जोना और उसकी माँ को राज्य से बाहर निकाल दिया। इलियास ने क्वीन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तब जोना ने उसके चाकू से एक पेड़ को काटा और उसमें से पानी निकलने लग गया। जोना ने तब इलियास से कहा कि जब तक ये पानी साफ रहेगा तब तक जोना सुरक्षित रहेगा, और जैसे ही वो पानी लाल हुआ तब इलियास को समझ जाना होगा कि जोना किसी मुसीबत में है। ये कहकर जोना वहाँ से चला गया। फिर इलियास हमेशा उस पानी को चेक करता कि कहीं वो लाल तो नहीं हो गया। फिर एक दिन वो पानी लाल हो गया और इलियास समझ गया कि जोना किसी मुसीबत में है। जोना को ढूंढने के लिए इलियास बिना अपनी माँ को बताए ही राज्य से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब इलियास जोना के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि अब जोना की शादी हो चुकी है। जोना के घर वाले इलियास को जोना समझ बैठे क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इलियास को तब पता चला कि जोना 5 दिन पहले जंगल में गया था लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आया। तब इलियास जोना को ढूंढने गया। वहीं रानी को अपने बेटे की चिंता होने लगी तो वो जल्दी से जादूगर के पास गई। उस जादूगर ने रानी से फिर वही बात कही कि अगर रानी को अपने बेटा
जिंदा चाहिए तो उसे किसी जान की कुर्बानी देनी होगी और रानी ने ये बात मान ली। इस तरफ जोना एक गुफा में घायल हालत में था, तभी एक उड़ता हुआ जानवर वहां आया और जोना को जान से मारने की कोशिश करने लगा। जोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर इलियास वहां पर पहुंच गया और उस जानवर को अपनी तलवार से मार गिराया। हालांकि इलियास ये नहीं जानता था कि वो जानवर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। अपने बेटे की जान के बदले उसने अपनी जान की कुर्बानी दी और इस कहानी के अंत में हमने देखा कि इलियास अब उस राज्य का राजा बन चुका है। इसके बाद हम इस मूवी की दूसरी कहानी पर आते हैं। इस कहानी के मेन कैरेक्टर एक राजा और दो बूढ़ी औरतें ईमा और डोरा है। वो राजा एक लंपट राजा है, यानी कि अव्वल दर्जे का ठरकी, जो हमेशा ढेर सारी खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता है। वो पूरा दिन शराब के नशे में रहता है और अभी तक भी अपनी रानी की तलाश में है। हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी खूबसूरत औरत को देखकर उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमने दो बूढ़ी बहनों को देखा जो कि राजा के महल के पास ही एक झोपड़ी में रहती है, जिनमें से एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम एमा है। डोरा एक चालाक और स्वार्थी औरत है, वहीं एमा सीधी सादी है। वो दोनों कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती और दोनों की शादी भी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि वो उसी झोपड़ी में अकेली मर भी जाएंगी। हालांकि उनकी आवाज काफी मधुर और दिल को लुभाने वाली है। एक सुबह राजा ने डोरा को गाना गाते हुए सुन लिया और राजा को उसकी आवाज इतनी पसंद आई कि उसने डोरा से मिलने का फैसला कर लिया और वो ठरकी राजा डोरा से मिलने के लिए उसके घर तक पहुंच गया। राजा का सोचना था कि डोरा काफी खूबसूरत लड़की है। जब राजा ने दरवाजा खटखटाया तो वो दोनों बहनें काफी डर गई। उनका सोचना था कि अगर राजा को उनके असली रूप का पता चला तो वो काफी गुस्सा करेगा। फिर उन दोनों ने एक प्लान बनाया और राजा से विनती की कि वो उसे एक हफ्ते बाद मिलेगी, क्योंकि अभी वो राजा से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। अगले सीन में हमने देखा कि वो दोनों बहनें अपनी उंगलियों को जवान और खूबसूरत बनाने की कोशिश में लग गई। डोरा ने उसकी उंगलियों को कपड़े में लपेट दिया, ये सोचकर कि इससे उसकी बूढ़ी उंगलियां फिर से जवान हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं एमा ने एक हफ्ते तक अपनी उंगली को अपने मुंह में रखा, जिसकी वजह से उसकी उंगली काफी अच्छी और खूबसूरत दिखने लग गई। इसी के साथ एक हफ्ता गुजर गया और राजा एक बार फिर उनके घर के बाहर पहुंच गया। राजा के आने पर डोरा ने उसकी जगह एमा के हाथ की उंगली राजा को दिखाई, जिसे देखकर राजा को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं हुआ और उसने डोरा को अपनी रानी बनाने का फैसला किया। लेकिन वहीं दोनों बहनें अब डरने लग गई कि अगर अब राजा को उनकी सच्चाई का पता चला तो वो उन दोनों को जान से मार डालेगा। तब डोरा ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो राजा के साथ तभी सोएगी जब चारों तरफ केवल अंधेरा होगा। राजा भी इस बात के लिए मान गया। इसके बाद एमा ने डोरा के बॉडी की स्किन को ग्लू से चिपकाना शुरू कर दिया ताकि राजा को ये ना लगे कि डोरा एक बूढ़ी औरत है। फिर आधी रात को एक पहरेदार डोरा को लेकर महल में आया और पूरे महल में अंधेरा कर दिया गया। फिर राजा डोरा के साथ सो गया, लेकिन सुबह होने पर राजा को रियलाइज हुआ कि उसने एक बूढ़ी और बदसूरत औरत के साथ रात बिताई है। तो गुस्से में उसने डोरा को खिड़की से बाहर फेंक देने का आदेश दे दिया। हालांकि डोरा किसी तरह से जिंदा बच गई। फिर जब वो जंगल में थी तब वहाँ एक विच आई और उसने अपने जादुई शक्तियों से डोरा को एक खूबसूरत लड़की में बदल दिया, जिसके काफी घने और लंबे बाल थे। अगले दिन जब राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो उसने यंग डोरा को देखा और पहली नजर में उसे प्यार करके राजा उसे अपने साथ महल में ले आया। राजा ने यंग डोरा को अपनी रानी बनाने का फैसला भी कर लिया। डोरा को ये तो याद नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत और जवान कैसे बन गई, लेकिन उसे उसकी बहन ईमा जरूर याद थी। तब उसने ईमा को उसकी शादी में इनवाइट किया। डोरा का नया रूप देखकर ईमा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जब उसने डोरा से पूछा कि वो इतनी खूबसूरत और जवान कैसे बन गई, तब डोरा ने मजाक में कह दिया कि उसने उसकी पुरानी स्किन को निकाल दिया। भोली एमा ने डोरा की इस बात का यकीन कर लिया और वो एक लोहार के पास उसकी पुरानी स्किन को निकलवाने के लिए पहुंच गई। इसके बदले में उसने उस लोहार को एक नेकलेस दे दिया। वो लोहार भी किसी सस्ते नशे में था, जो उसने एमा की ये बात मान ली और वो उसे जंगल में ले गया और उसकी सारी स्किन निकाल दी। अगले सीन में हमने देखा कि एमा पूरी खून से लथपथ फिर से महल की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ उस विच का जादू अब खत्म हो गया और डोरा फिर से उसके असली रूप में आने लग गई। जब डोरा को इस बात का पता चला तो वो जल्दी से राजा से बचती हुई महल से भाग गई और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर, जो भी शुरू होती है एक राजा से। ये राजा थोड़ा अजीब स्वभाव का है। जब से रानी की डेथ हुई तब से ये अकेला ही है। राजा की खूबसूरत बेटी भी है जिसका नाम वॉयलेट है, लेकिन राजा वॉयलेट से ज्यादा प्यार नहीं करता। एक दिन राजा ने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा उसका खून पी रहा है। उसे दूर करने की जगह पर उस राजा ने उस कीड़े को अपना खून पीने दिया। बाद में राजा ने उस कीड़े को कांच के एक बॉक्स में रखा और रोजाना उसे अपना खून पिलाने लग गया। जैसे जैसे समय बीता वो कीड़ा काफी बड़ा होता गया। वहीं दूसरी तरफ वॉयलेट अब जवान और शादी के लायक हो गई, जो अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। लेकिन राजा को अपनी बेटी की कोई चिंता ही नहीं थी। वो तो बस अपने पालतू जानवर के साथ ही खुश था। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन वो जानवर बीमार पड़ा और मर गया। ये
देखकर वो राजा बहुत दुखी हुआ और उसने उस जानवर की स्किन निकाल दी। राजा ने तब अपने बेटे से कहा कि उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढने का समय आ गया है। राजा ने बताया कि वो अपने बेटे की शादी के लिए एक कंपटीशन रखेगा और जो भी उसमें जीत हासिल करेगा उसकी बेटी उसी से शादी करेगी। ये सुनने के बाद वॉयलेट काफी खुश हुई लेकिन थोड़ी निराश भी हुई क्योंकि वो अपना जीवन साथी खुद ढूंढना चाहती थी। इसके बावजूद भी उसने राजा की बात मान ली। जल्द ही पूरे राज्य में कंपटीशन की घोषणा कर दी गई। राजा ने तब उस जानवर की स्किन को एक जगह पर लगा दिया और कहा कि जो कोई भी उस स्किन को देखकर उस जानवर का असली नाम बता देगा वो जीत जाएगा। काफी लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया क्योंकि आमतौर पर वो कीड़ा इतना बड़ा कभी नहीं होता। तभी वहाँ पर एक अजीब दिखने वाला आदमखोर आ गया जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था और थोड़ा झिझकते हुए राजा ने भी उसे इसमें शामिल होने दे दिया। उस आदमखोर ने स्किन को सूंघा और सही जवाब दे दिया। ये देखकर वॉयलेट का दिमाग खराब हो गया और वो वहाँ से भाग गई। वॉयलेट भागकर छत पर गई और सुसाइड करने का फैसला कर लिया। तभी राजा वहाँ पर आया और उसने वॉयलेट को समझाते हुए कहा कि वो अपने किए वादे को तोड़ नहीं सकता। फिर कोई रास्ता ना देखते हुए वॉयलेट ने राजा की बात मान ली। अगले सीन में हमने देखा कि वो आदमखोर वॉयलेट को कहीं दूर पहाड़ों पर ले गया जहाँ पर वॉयलेट कई दिनों तक सिर्फ रोती ही रही। एक दिन जब वो आदमखोर शिकार पर गया तब वॉयलेट ने वहीं पास के पहाड़ पर एक दूसरी औरत को देखा। वॉयलेट ने उस औरत से उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट करते हुए उसे सारी बात बताई। उस औरत को वॉयलेट पर दया आ गई और उसने वॉयलेट को बचाने का वादा किया। अगले दिन वही औरत अपने परिवार के साथ वॉयलेट को बचाने के लिए आ गई। जब वो वॉयलेट को लेकर वापस आ रही थी कि उसी समय आदमखोर वहाँ पर आ गया लेकिन वो औरत वॉयलेट को लेकर दूसरी तरफ सही सलामत पहुँच गई थी और उस आदमखोर के उनके पास आने से पहले ही उस रस्सी को काट दिया जिस वजह से वो आदमखोर नीचे गिर गया। कुछ समय बाद उस आदमखोर ने उस परिवार को ढूंढ लिया और एक एक करके सभी को मार डाला। फिर वो वॉयलेट को लेकर एक गुफा में आ गया और उसे गले लगाने लगा। वॉयलेट शुरू में शांत रही लेकिन अगले ही पल जब उस आदमखोर का ध्यान नहीं था तब उसने एक चाकू से उस आदमखोर को मार गिराया। अगले सीन में हमने देखा कि वॉयलेट अपने हाथ में उसी आदमखोर का कटा हुआ सर लेकर फिर से अपने महल में लौट आई। उसने रोते हुए सबसे कहा कि ये वही आदमी है जिसे उन लोगों ने उसके लिए चुना था। अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा भी बहुत निराश हुआ और अपने घुटनों पर गिर गया। इस कहानी के अंत में हमने देखा कि वॉयलेट अब राज्य की रानी बन चुकी है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।